हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे घटनाचक्र पूर्वावलोकन 2023 का नया एडिशन आया है और ये जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से लेकर 1853 और ब्रिटिश ताज के अधीन शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम नोट्स देखते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। साथ ही फ्रांसिस क्लोरिंग मॉनसन और वॉरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। साथ ही इसके प्रमुख मामले यथा विदेश नीति में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा बंगाल जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की नियुक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थल, वंश और वर्ण के आधार पर ही सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की परिषद विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से भी जाना जाता है। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वप्रथम
सॉरी निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एजिला एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लोमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये आपका सेकंड गलत होगा, फर्स्ट आपका सही होगा। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर्ड अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर्ड अधिनियम 1833। नियंत्रण परिषद की स्थापना हो जाएगा पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो चार्टर्ड अधिनियम 1813 हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, तो चार्टर्ड अधिनियम 1833 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर्ड अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर्ड अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्रायश्चित एवं आंग्ल विवाद, तो ये हो जाएगा तीनों, ऑप्शन नंबर डी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 से 1835 के शासन में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये आपका हो जाएगा 1813 चार्टर्ड अधिनियम। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये 1813 चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के निर्णय में आ गया। इसमें आंसर आपका हो जाएगा ए, 1 और 2। चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए इस क्षेत्र का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, यद्यपि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्र का अधिकार और राजस्व सौंपा गया तथा यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 नहीं सही है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थल, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अब आइए देखते हैं नोट्स। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। नोट्स देखते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास, मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के
माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। इसमें प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे जिनको शामिल किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिका शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने एवं प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक शासन सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने हेतु दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधियों से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। प्रश्न देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ के विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल 6 सदस्यों की संख्या 7 हो गई। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। विधि निर्माण के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें छठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 से 12 कर दी गई, जिसमें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाना था। इस अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भी भेद नहीं किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ विवादित है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधित विनियमों के तहत इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधित विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में ना हो शामिल थे। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है। 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन 3 भी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। 1909 का अधिनियम संबंधित था, तो ये 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इनमें से कोई नहीं है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1973 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्लेवियर थे।
उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1937 में, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन का एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित यानी रिजर्व और हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेड। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्तियों का हस्तांतरण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में इस अधिनियम के द्वारा राज्यों के द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्यों के प्रशासनिक राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो विषयों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारिणी, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत के निर्दिष्ट करता है। किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य को आरक्षित यानी रिजर्व्ड और आंतरिक यानी ट्रांसफॉर्म्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन
की स्थापना। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों के कार्यों को दो भागों में आरक्षित तथा आंतरिक या हस्तांतरित में विभक्त किया गया था। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय, प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया था, जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारी परिषदों के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व मंत्रियों को सौंपा गया। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वशासन स्वायत्तता शुरू की? भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई थी, जिसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया है। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी किया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो ये 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य विधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके साथ 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें अधिकतम 26 सरकारी होते थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य विधान परिषद के 60 सदस्यों में से 33 सदस्य निर्वाचित तथा शेष 27 मनोनीत होने का प्रावधान था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर पहले 43, 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत तथा फिर 145, 104 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदस्यों में मनोनीत सदस्यों में से एक 12 से निर्वाचित होने वाले सदस्यों भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। 12 ने मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो एक्ट 1919। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। आप इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये गलत है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1909 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार
प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों में महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल के स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कथन चुनिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवाओं के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, तो इसमें सी होगा, दोनों ये सही है। भारत में आधुनिक मेरिट आधार सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग द्वारा स्थापित आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में ही आयोजित किए जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अतः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। सन 1930 के दशक के अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से यह भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1937, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926-1954 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायकों का अंतरिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा का अंतरिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्तियाँ प्रेरित है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान थी। यद्यपि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 में प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ये 1935 भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र, राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय संघ
यानी भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों यानी चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। तो इसमें क्या नहीं था, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो ये नहीं था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, तो 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो भारत संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया भी थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश संसद के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्र कार्यपालिका और संसद था। इसके नीचे प्रांतों एवं रियासतों की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर ए अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया फेडरेशन दिया गया था, जो कि सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार नहीं हुआ था, महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं है, तो यह देश के लिए लिखित संविधान ये नहीं था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित हम जवाबदेह प्रतिनिधित्व एक संघ की योजना का विचार है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित नॉमिनेशन किया जाना, ये सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्तता शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।